And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss RTI Act 2005, Part 6. It is updated version. And in this part, I will discuss Rule 19 and Rule 20. Both are very important one. Rule 19, it is related to the appeal, and Rule 20 related to the penalties. In this part, I will discuss 20 MCQs and also explain both the rules. And also in this part, I will discuss about the timeline. It is very important one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My two Telegram channel links are there. One is t.me/bap82034 and second one it is t.me/asit2034. If you join the channel, then you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start RTI Act 2005 Part 6. So first I will discuss about Section 19. It is related to the appeal. Section is important one, right? It is very important one. So rule position is important one. So Rule 19 subsection 1 you see. First appeal. If a person, अच्छा, कब एक आरटीआई एप्लीकेंट फर्स्ट अपील करेगा? इफ ही डज नॉट रिसीव ए रिप्लाई विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम. आप जानते हो जब एक आरटीआई एप्लीकेंट एप्लीकेशन डालता है और जब पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको रिसीव करता है, जिस डेट में रिसीव करेगा उसका 30 डेज के अंदर उसको जवाब देना है. सपोज वो 30 डेज चला गया मगर अभी आरटीआई एप्लीकेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो इस केस में वो अपील के लिए जाएगा. नेक्स्ट वन क्या है, चाहे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो जो जवाब दे दिए, वो जो रिप्लाई दिया, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो इस केस में आरटीआई एप्लीकेंट डिससेटिस्फाइड है तो वो अपील कर सकता है. अच्छा, कब अपील करेगा? he or she can file a first appeal within 30 days to an officer senior in rank to the PIO in the same public authority. जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, he or she can file a first appeal within 30 days. सपोज आपको आज का डेट में इंफॉर्मेशन मिला सीपीआईओ और एसपीआईओ से और आप डिससेटिस्फाई हो, आप उसमें आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, तो 30 डेज के अंदर आपको फास्ट अपील करना है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 30 डेज डिले भी हो सकता है यदि आप प्रॉपर इट मींस कॉज दे सकते हो कि इस कारण के वजह से मैं 30 डेज के अंदर फास्ट अपील नहीं कर पाया. तो इसको यदि जो अपेलेट अथॉरिटी है उसको जस्टिफाई मानता है तो वो हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं बियॉन्ड 30 डेज. मगर आपको जिस डेट में आप इंफॉर्मेशन रिसीव करोगे, ठीक है, सीपीआईओ और एसपीआईओ से, उसका 30 डेज के अंदर आपको फास्ट अपील करना है. क्लियर? और किस आपका फास्ट अपेलेट अथॉरिटी कौन है ना? पीआईओ के ऊपर एक्चुअली जो सीनियर रैंक ऑफिसर है वही दे दिया, एन ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू द पीआईओ. जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसका जो सीनियर रैंक ऑफिसर होगा वो अपेलेट अथॉरिटी होगा, उसको फास्ट अपील हम करेंगे. आरटीआई एप्लीकेंट फास्ट अपील करेगा. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन, अपील बाय थर्ड पार्टी. ये रूल 19 सबसेक्शन 2 है, ठीक है. जो सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 में अपील बाय थर्ड पार्टी, इफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू थर्ड पार्टी इज ऑर्डर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर सेक्शन 11 में बोला था. जो सेक्शन 11 आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन 11 आप देखिए, उसमें थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. यदि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया गया तो उस केस में थर्ड पार्टी अपील करना चाहता है तो वो अपील करेगा विद इन 30 डेज. ठीक है, थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया गया, यहां पर दिया है क्लियरली, इफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए थर्ड पार्टी इज ऑर्डर टू बी डिस्क्लोज्ड. तो जिस डेट में ऑर्डर हो गया, जिस डेट में थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गया,
तो जब थर्ड पार्टी उसी का 30 डेज के अंदर वो अपील कर सकता है। तो द कंसर्न थर्ड पार्टी कैन फाइल एन अपील विद इन 30 डेज। ठीक है। रूल 19 सबसेक्शन 3 देखिए, सेकेंड अपील रिलेटेड है। यदि फर्स्ट अपील में जो आरटीआई एप्लीकेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो सेकेंड अपील के लिए जाएगा। द एप्लीकेंट कैन फाइल ए सेकेंड अपील विद इन 90 डेज। सेकेंड अपील होगा 90 डेज के अंदर। फर्स्ट अपील का इंफॉर्मेशन आज मिला, जिस डेट में आपको फर्स्ट अपील का इंफॉर्मेशन आपको मिला, आप उसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो तो उसका 90 डेज के अंदर आप सेकेंड अपील करोगे। सेकेंड अपील किसको करना है? सीधा डायरेक्टली कमीशन को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। क्लियर? ठीक है। आपको फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी वो आपको इंफॉर्मेशन दे दिए, जिस डेट में आपको इंफॉर्मेशन मिला फर्स्ट अपील रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसका 90 डेज के अंदर आप सेकेंड अपील कर सकते हो। किसको करोगे? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या 90 डेज सपोज क्रॉस होने से क्या आप सेकेंड अपील नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, मगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, प्रॉपर रीजन दे दो। ठीक है। इंफॉर्मेशन कमीशन को प्रॉपर रीजन दे दो कि इसी रीजन के वजह से मैं एक्चुअली विद इन 90 डेज के अंदर अपील नहीं कर पाया। ठीक है। इफ इट इज जस्टिफाइड देन इट कैन बी एक्सटेंडेड। क्लियर? फोर्थ वन, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 में हियरिंग ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है। थर्ड पार्टी मीन्स इसमें क्लियरली मेंशन है कि द कमीशन, सपोज थर्ड पार्टी अपील करता है तो कमीशन उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है। यहां पर इफ द मैटर इन्वॉल्व्स ए थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन द कमीशन मस्ट गिव दैट थर्ड पार्टी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। यदि थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, द कमीशन मस्ट गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द थर्ड पार्टी एंड लिसन द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को सुनेगा कमीशन। ठीक है, यदि थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हियरिंग ऑफ थर्ड पार्टी सेक्शन 19(4). तो यदि आप थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और आप सेकेंड अपील करते हो, थर्ड पार्टी सेकेंड अपील करता है कमीशन को, तो कमीशन उसको सुनेगा। कमीशन मस्ट लिसन एक्चुअली कि फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली थर्ड पार्टी इज डिससेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट अपील। ठीक है। देन सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 हम देखेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ। द पीआईओ मस्ट प्रूव दैट डेनियल ऑफ इंफॉर्मेशन वाज जस्टिफाइड। देखिए, जो सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 है, उसमें जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो जब हियरिंग चल रहा है, जो फर्स्ट अपील का जो हियरिंग चल रहा है, हियरिंग के टाइम में वो बोलेगा कि मैं इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दिया कि उसका कारण यही है। ही मस्ट जस्टिफाई कि फॉर व्हाट रीजन he has denied the information to the RTA applicant. So the PIO must prove that denial of information was justified during the time of hearing. जब हियरिंग चल रहा है, ओके, जो अपील का हियरिंग, वो उसको प्रूव करने के लिए वो बताएगा कि मैं क्यों एक्चुअली इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इंफॉर्मेशन देने के लिए मना किया, मैं उसका प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है। तो इसमें बर्डन एप्लीकेंट के ऊपर नहीं है, बर्डन एक्चुअली PIO के ऊपर है। ठीक है। और जो फास्ट अपील डिस्पोजल, ये एक टाइम लिमिट है सेक्शन 19 सब सेक्शन 6 में। अच्छा, कब डिस्पोज होगा? यदि आप फास्ट अपील करेंगे तो कितना दिन के अंदर अपेलेट अथॉरिटी इट मींस आपको इंफॉर्मेशन दे देगा? तो फास्ट अपील मस्ट बी डिसाइडेड विद इन 30 डेज, और इन सम केसेस वो एक्सटेंड हो सकता है, मगर मैक्सिमम 45 डेज, मगर उसमें रीजन देना पड़ेगा। तो द फास्ट अपेलेट अथॉरिटी must actually decide about the appeal within 30 days और मैक्सिमम 45 डेज। और यदि बियॉन्ड 30 डेज जाता है तो अपेलेट अथॉरिटी को रीजन देना है कि इस रीजन के वजह से 30 डेज के अंदर जो अपील रिलेटेड मैटर को डिसाइड नहीं किया गया। तो ये मैक्सिमम 45 डेज तक जा सकता है। ठीक है। ये फास्ट अपील रिलेटेड है। सेकेंड अपील में कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं दिया है कि सेकेंड अपील जो आप कमीशन को जाते हो कि कितना दिन के अंदर डिस्पोजल होगा, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। ओनली फास्ट अपील का है।
नेक्स्ट वन 19 आप देखिए 7 सबसेक्शन 7 बाइंडिंग नेचर। जो भी इंफॉर्मेशन कमीशन का डिसीजन होगा पब्लिक अथॉरिटी मैंडेटोरीली उसको कंप्लाई करेगा। ओके, द डिसीजन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन इज बाइंडिंग ऑन द पब्लिक अथॉरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक एक सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये 19 सबसेक्शन 7 है। फिर हम चलेंगे 19 सबसेक्शन 8। आप इसमें देखिए पावर्स ऑफ द कमीशन। पावर्स ऑफ द कमीशन, द कमीशन हैज द पावर टू रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी सच स्टेप्स। तो कमीशन के पास पावर है, वो पब्लिक अथॉरिटी को बोलेगा कि ये आपको ये स्टेप लेना है। क्या क्या स्टेप? ऑर्डर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कमीशन ऑर्डर करेगा कि आप अभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए। नेक्स्ट वन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओ। यदि पीआईओ का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट कीजिए। पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्डर देगा कि आप इंफॉर्मेशन को पब्लिश कीजिए। डायरेक्ट रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट, जो भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट लाइए, क्योंकि जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट उसमें इट मींस वो इतना अच्छा नहीं है, उसको इंप्रूव कीजिए। और ऑर्डर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दीजिए कि वो टाइम लिमिट के अंदर जैसे आपको पूरा डाटा दे देंगे तब पीआईओ विद इन टाइम लाइन, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एक्चुअली मस्ट गिव इन्फॉर्म टू द आरटीआई एप्लीकेंट। तो ये सब ऑर्डर एक्चुअली कमीशन के पास पावर है, वो पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि ये स्टेप्स आपको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 19 सबसेक्शन 8, उसका जो सबसेक्शन सेकेंड सबसेक्शन है बी, रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपेंसेशन टू अप्लीकेंट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड। यदि ये जो इंफॉर्मेशन डिले हुआ, सपोज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टाइमली विद इन जो स्टिपुलेट टाइम है उसमें आरटीआई एप्लीकेंट को इन्फॉर्म नहीं कर पाया, तो उसमें जो लॉस हुआ, ओके, जो आरटीआई एप्लीकेंट को जो लॉस हुआ, वहां पर कमीशन पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, उसको कंपेंसेट कीजिए, क्योंकि आप टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए और उसका लॉस हुआ और उसके लिए वो हार्मफुल हुआ, तो उसके लिए आप कंपेंसेट उसको दीजिए। ये भी कमीशन ऑर्डर करेगा पब्लिक अथॉरिटी को। और इम्पोज पेनाल्टीज इम्पोज कर सकता है पीआईओ के ऊपर, और एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। यदि एप्लीकेशन सपोज अपील सेकेंड अपील करता है आरटीआई एप्लीकेंट, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है क्योंकि जस्टिफाई नहीं है। तो ये सब स्टेप्स एक्चुअली दीज आर द अपील स्टेप्स। यहां पर क्लियरली ये सब मेंशन है, ठीक है। इसको स्टेप वाइज एक्चुअली क्लैरिटी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट देखिए 9 में कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन। द कमीशन अपील के ऊपर जो डिसीजन लिया वो किसको कम्युनिकेट करेगा? दोनों को, कंप्लेनेंट को और पब्लिक अथॉरिटी को। इसके ऊपर याद रखिए, जब कमीशन के पास सेकेंड अपील चला गया तो अपील के ऊपर जो भी डिसीजन कमीशन लिया वो किसको किसको नोटिस में इन्फॉर्म करेगा? वो नोटिफाई करेगा कंप्लेनेंट को, जो आरटीआई एप्लीकेंट जो कंप्लेन सेकेंड अपील किया है कमीशन में, और पब्लिक अथॉरिटी को, ठीक है। और लास्ट वन जो प्रोसीज्योर है, ये जो अपील प्रोसीज्योर है, द कमीशन डिसाइड्स अपील्स आज पर। जो कमीशन जो भी अपील के ऊपर डिसीजन लेगा वो एक प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीज्योर है, प्रोसीज्योर के हिसाब से ही वो इट मींस अपील के ऊपर डिसीजन लेगा। तो ये जो सेक्शन 19(9) और सेक्शन 19(10) ये रूल पोजीशन को आपको भी याद रखना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो इसमें 10 सबसेक्शन से अपील में, ठीक है। और जो बोल्ड पॉइंट से आपको रिमेंबर करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन सेक्शन 20 पेनाल्टीज के ऊपर है। पेनाल्टीज इसमें 2 सबसेक्शन आता है, एक मॉनेटरी पेनाल्टी है और एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है। तो आप देखिए सेक्शन 21 जो सबसेक्शन 1 ये मॉनेटरी पेनल्टी के ऊपर है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी और एसआईसी कैन इम्पोज ए फाइन ऑन द सीपीआईओ और एसपीआईओ इफ, अच्छा कब फाइन डालेगा सीआईसी और एसआईसी? जब रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एन आरटीआई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, कि इंफॉर्मेशन टाइम लिमिट के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, कि जो इंफॉर्मेशन दिया वो मतलब इंटेंशनली
इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट है आरटीआई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज किया। नेक्स्ट वन, टाइम लिमिट के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, इंटेंशनली नोइंगली डिनाइज इंफॉर्मेशन, जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और यदि इंफॉर्मेशन दिया मगर वो इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दिया, और जो इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट मांगा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और ऑब्स्ट्रक्ट किया था फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सब मैटर में कमीशन के पास पावर है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी इंपोज करेगा। अच्छा, पेनल्टी कितना है? पर डे डिले 250 रुपीज है पर डे डिले। इसके ऊपर भी एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा। और मैक्सिमम पेनल्टी रहेगा 25,000 पर डे डिले 250, और मैक्सिमम जो रहेगा लिमिट 25,000, ठीक है। मगर इसमें इंपोर्टेंट सेफगार्ड्स को आप देख लीजिए, 2 सेफगार्ड्स है। मगर पेनल्टी इंपोज करने से पहले कमीशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी देगा कि आपके ऊपर एक्चुअली ये इंपोज हुआ है, आप सही तरीके से आरटीआई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, कि टाइम लिमिट के अंदर आप इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कि नोइंगली इंटेंशनली आप इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कि इंफॉर्मेशन दिया मगर वो इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और ये जो चीज है कि आप जो इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट मांगा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कि जो इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करना था उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आप ले आए, तो आप उसको प्रूव कीजिए, आप आपका जवाब दीजिए। तो रीजनेबल, द पीआईओ मस्ट बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड, तो उसको सुनेगा कमीशन। आप उसको प्रूव कीजिए कि जो आप एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया उसका किस रीजन के वजह से आप रिसीव नहीं किया, कि किस रीजन के वजह से आप डिले किया इंफॉर्मेशन देने के लिए, कि किस रीजन के वजह से सपोज आप इंटेंशनली इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कि किस रीजन के वजह से आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया, कि किस रीजन के वजह से आप इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया। तो आपका तो प्रूव करना है, तो वो सुनेगा, ओके, पीआईओ को। और यहां पर जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पीआईओ, यहां पर जो भी बर्डन है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर है, क्योंकि वो उसको खुद को जस्टिफाई करेगा कि इसी के वजह से मैं एक्चुअली एप्लीकेशन को रिसीव नहीं किया, कि विद इन टाइम लिमिट में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, ठीक है, कि इसी के वजह से एक्चुअली मेरा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेफगार्ड था। नेक्स्ट वन देखिए, यहां पर एग्जाम्पल में दे दिया, यहाँ जो पेनल्टी रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखिए। यहां पर पीआईओ रिफ्यूज टू रिसीव द एप्लीकेशन, जो है यहां पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए मना कर रहा है। इफ द पीआईओ रॉन्गली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट योर आरटीआई एप्लीकेशन, पेनल्टी कब से स्टार्ट होगा? पेनल्टी स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ही रिफ्यूज्ड। जिस डेट से वो रिफ्यूज करेगा उसी डेट से पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस रिफ्यूज डेट ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ही रिफ्यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंटिन्यूज टिल द डेट ही फाइनली रिसीव्स और एक्सेप्ट्स द एप्लीकेशन। फिर जिस डेट में वो एप्लीकेशन रिसीव किया वो भी पेनल्टी में जाएगा। तो दो चीज, एक डेट में वो एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए मना किया वो भी पेनल्टी में चला जाएगा, और जिस डेट में वो आपका एप्लीकेशन वो रिसीव किया वो भी पेनल्टी में जाएगा। तो दोनों इंक्लूसिव है, याद रखना है, ठीक है। सपोज यहां पर एग्जांपल देखिए, बोथ 1 जनवरी एंड 11 जनवरी इंक्लूडेड फॉर पेनल्टी। यहां पर एग्जांपल देखिए, एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी में आरटीआई एप्लीकेंट का एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए मना किया पीआईओ, और एक्सेप्ट किया 11 जनवरी में। तो क्या जो जिस डेट में वो आरटीआई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज किया, क्या उस डेट में पेनल्टी इंपोज होगा? कि जिस डेट में वो फाइनली एक्सेप्ट किया, क्या उस डेट में पेनल्टी इंपोज होगा? यस, बोथ दोनों डेट में भी पेनल्टी इंपोज होगा। तो यहां पर 11 डेज डिले हो गया, पर डे पेनल्टी 250 है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो जिस डेट में रिफ्यूज करेगा और जिस डेट में फाइनली एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, दोनों डेट में भी पेनल्टी इंपोज होगा, ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल था, और एक एग्जांपल देख लीजिए, सिचुएशन 2, पीआईओ डिलेड गिविंग इंफॉर्मेशन। यहां पर इंफॉर्मेशन देने के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिले किया, ठीक है। इफ द पीआईओ एक्सेप्ट्स द एप्लीकेशन बट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज,
एक्चुअली जब आरटीआई एप्लीकेंट का एप्लीकेशन पीआईओ रिसीव करेगा, जिस डेट में रिसीव करेगा उसका 30 डेज के अंदर उसको जवाब देना है, मगर जवाब नहीं दे पाया 30 डेज के अंदर, तो पेनल्टी स्टार्ट्स आफ्टर द 30 डे लिमिट एक्सपायर्स। जैसे 30 डे जो है लिमिट है वो एक्सपायरी हो जाएगा, पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इट कंटिन्यूज टिल द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली फर्निश्ड। तो जिस डेट में वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन दिया आरटीआई एप्लीकेंट को, तब तक वो पेनल्टी इंपोज होता जाएगा। देखिए यहां पर एग्जांपल, एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन 1 जनवरी, इंफॉर्मेशन ड्यू बाय 30 जनवरी, क्योंकि 30 डेज के अंदर यदि एप्लीकेशन फाइल हुआ 1 जनवरी में, पीआईओ रिसीव किया, तो 30 जनवरी के अंदर उसको जवाब देना है। तो इंफॉर्मेशन एक्चुअली दिया गया 15 फरवरी में, तो पेनल्टी कितना दिन हो गया? अब 31 जनवरी, देखिए ये पेनल्टी है 31 जनवरी टू 15 फरवरी, क्योंकि 15 फरवरी में जो इंफॉर्मेशन फर्निश किया वो भी उस डेट में भी पेनल्टी इंपोज होगा। याद रखिए, जिस डेट में वो इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा उस वो डेट में भी पेनल्टी इंपोज होगा। तो 30 डेज तो कंप्लीट हो गया, तो 31 जनवरी टू 15 फरवरी पेनल्टी इंपोज होगा, तो 16 डेज है, तो पर डे 250, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, मगर यहां पर याद रखिए जिस डेट में वो फर्निश इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा वो डेट में भी पेनल्टी इंपोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 22 देख लीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन कब होगा? यदि इफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फाइंड्स दैट ए पीआईओ विदाउट रीजनेबल कॉज एंड परसिस्ट एंड रिपीटेडली वो ये चीज कर रहा है, माने वो कमीशन को मिलेगा कि रिपीटेडली ये जो मिस्टेक कर रहा है पीआईओ वो रिपीटेडली कर रहा है, ये वंस नहीं किया, वंस किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, रिपीटेडली, रिपीटेड जब करेगा तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा। भाई सेम थिंग है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट आरटीआई एप्लीकेशन, he failed to provide information within time, he malifiedly denied information, he given incorrect or incomplete or misleading information, he destroyed request records, obstructed the supply of information। ये रिपीटेडली कर रहा है, वही चीज है, ये रिपीटेडली वो कर रहा है जानबूझकर। एक आरटीआई एप्लीकेंट नहीं, बार बार बहुत आरटीआई एप्लीकेंट के लिए ये मुसीबत बन रहा है और रिपीटेडली ये मिस्टेक कर रहा है पीआईओ, तब कमीशन ऑर्डर दे देगा कि उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगेंस्ट द पीआईओ। मगर यहां पर यह परसिस्ट रिपीटेडली जब होगा तब डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अदरवाइज अदर केस में मॉनेटरी पेनल्टी होगा, और रिपीटेडली करेगा तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ठीक है, क्लियर? तो अभी चलेंगे टाइम लिमिट को। मैं बोला था जो टाइम लिमिट्स अंडर आरटीआई, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डेडलाइन एहेड। तो टाइम लिमिट के ऊपर अभी हम देखेंगे क्या क्या टाइम लिमिट है। फर्स्ट वन देखिए, फॉर पीआईओ टू रिप्लाई टू एप्लीकेशन, यदि आरटीआई एप्लीकेंट एप्लीकेशन डालता है, जिस डेट में पीआईओ उसको रिसीव करेगा उसका 30 डेज के अंदर वो उसका जवाब देगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन, सपोज एक पीआईओ के पास एप्लीकेशन पहुंच गया मगर वो उसका एक्टिविटी नहीं है, वो अदर पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करेगा। फॉर पीआईओ टू ट्रांसफर टू अनदर पीए अंडर सेक्शन 63, तो उसमें 5 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक पीआईओ के पास गया मगर वो देखा कि ये मैं जवाब नहीं दे सकता, ये और दूसरे पीआईओ का है, तो वो ट्रांसफर कर देगा। कितना दिन के अंदर ट्रांसफर करेगा? 5 डेज के अंदर अदर पीआईओ को दे देगा कि ये मेरा इंफॉर्मेशन नहीं था, आपको देना है, तो 5 डेज के अंदर उसको वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अदर पब्लिक अथॉरिटी को। नेक्स्ट वन, फॉर पीआईओ टू इश्यू नोटिस टू थर्ड पार्टी। अच्छा, यदि मैं थर्ड पार्टी के ऊपर इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं पीआईओ को, पीआईओ देखा कि एक कॉन्फिडेंशियल है, तो पीआईओ नोटिस करेगा थर्ड पार्टी को कि आपके ऊपर इंफॉर्मेशन मांगा गया है। कितना दिन के अंदर? 5 डेज के अंदर। जब वो आरटीआई एप्लीकेंट का एप्लीकेशन रिसीव करेगा पीआईओ और देखा कि वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, तो वो जिस डेट में वो एक्चुअली एप्लीकेशन रिसीव करेगा उसका 5 डेज के अंदर वो नोटिस भेजेगा थर्ड पार्टी को कि आपके ऊपर ये इंफॉर्मेशन मांगा गया है, आप आपका रिप्रेजेंटेशन दे दो। अच्छा, थर्ड पार्टी टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू पीआईओ, थर्ड पार्टी को नोटिस मिल गया पीआईओ से, तो वो कितना दिन के अंदर वो पीआईओ को इन्फॉर्म करेगा कि मेरे ऊपर जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा कि नहीं? 10 डेज।
फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस फ्रॉम पीआईओ, ठीक है। और यदि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है फॉर पीआईओ, सपोज थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट मांग रहा है, तो पीआईओ उसको कितना दिन के अंदर जवाब देगा? 40 डेज के अंदर। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में 40 डेज, ओके। जब थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्चुअली आरटीआई एप्लीकेशन है और पीआईओ उसको रिसीव कर रहा है, उसका 40 डेज के अंदर वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा, नॉट 30 डेज, 40 डेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फास्ट अपील तो अभी बताया। फास्ट अपील आपको करना है तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पीआईओज रिप्लाई और फ्रॉम डेट व्हेन रिप्लाई वाज टू बी रिसीव्ड। जब 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पीआईओज रिप्लाई, जब पीआईओ आपको रिप्लाई किया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिप्लाई किया, तो उसका 30 डेज के अंदर कि आपको जब रिसीव हुआ, फ्रॉम डेट व्हेन रिप्लाई वाज टू बी रिसीव्ड, जब आपको रिप्लाई रिसीव हुआ उसका 30 डेज के अंदर, जैसे भी आप काउंट कर लो। फास्ट अपेलेट अथॉरिटी टू पास एन ऑर्डर, मैं बताया था फास्ट अपेलेट अथॉरिटी उसका जो इंफॉर्मेशन देगा वो 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ फास्ट अपील। जब फास्ट अपेलेट अथॉरिटी कौन है? सीनियर रैंक ऑफिसर ऑफ पीआईओ। पीआईओ के ऊपर जो सीनियर रैंक ऑफिसर है वो जब फास्ट अपील रिसीव करेगा, अपील एप्लीकेशन रिसीव करेगा, उसका 30 डेज के अंदर वो जवाब देगा। और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 45 डेज, मगर एक्सटेंड बियॉन्ड 30 डेज जाता है तो उसको रीजन देना है क्यों डिले हुआ। सेकेंड अपील जाएगा सीआईसी और एसआईसी को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को हम जाएंगे, ओके, 90 डेज के अंदर। सेकेंड अपील 90 डेज के अंदर करना है, 90 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट अपील ऑर्डर्स और फ्रॉम द डेट व्हेन ऑर्डर्स वी हैव टू बी रिसीव्ड, ठीक है। और यहां पे जो सीआईसी और एसआईसी, जो इंफॉर्मेशन कमीशन सेकेंड अपील के ऊपर जो डिसीजन दिया, उसका कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो अभी 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं बोला था 20 क्वेश्चंस इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर सेक्शन 19(1) टू whom should a person prefers a fast appeal if they are aggrieved by a decision of the central public information officer। यदि सीपीआईओ जो इंफॉर्मेशन दिया उसमें आरटीआई एप्लीकेंट डिससैटिस्फाई है तो वो किसको फास्ट अपील करेगा? फास्ट अपील इसमें किसको करेगा? 4 ऑप्शंस, एन ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू द सीपीआईओ in the same public authority, the Central Information Commission, the High Court of the respective state, the head of the department of the ministry, option A, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो सीपीआईओ के ऊपर जो सीनियर रैंक ऑफिसर है वो फास्ट अपेलेट अथॉरिटी है और सेम पब्लिक अथॉरिटी का, सेम पब्लिक अथॉरिटी के एन ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू द सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन द सेम पब्लिक अथॉरिटी। Option A is the correct answer. Question number 2. What is the standard time limit for filing a fast appeal from the date of receipt of a decision from the public information officer? मैं बताया था जो फास्ट अपील आपको करना है विद इन 30 डेज, स्टैंडर्ड टाइम 30 डेज है, ठीक है। 30 डेज जब आपको सीपीआईओ से कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जवाब मिला तो जिस डेट में आप रिसीव करोगे उसका 30 डेज के अंदर आपको अपील करना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए सेकेंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी लाइज विद द इंफॉर्मेशन कमीशन, व्हाट इज द टाइम फ्रेम? तो यदि आप सेकेंड अपील करोगे कमीशन को तो कितना दिन के अंदर? 90 डेज के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर what condition can an appellate officer admit a fast appeal after the expiry of the 30-day period? Actually फास्ट अपील करने के लिए आपका 30 डे पीरियड है। सपोज आप 30 डेज के अंदर आप अपील नहीं कर पाए, क्या उसका बियॉन्ड में नहीं कर सकते? कर सकते हो, मगर एक स्पेसिफिक रीजन देना है क्यों आप 30 डेज के अंदर फास्ट अपील नहीं कर पाए। तो यहां पर जो ऑप्शन है, लेट अपील्स कैन नेवर बी एडमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। Second option, if the officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause. Third option, if the appellant pays a late fee of rupees 250. Fourth option, if the public authority gives written permission. तो उसमें देखिए ऑप्शन बी, ओके। आप फास्ट अपील 30 डेज के अंदर नहीं कर पाए तो आपको एक रीजन देना है कि इस कारण के वजह से एक्चुअली में 30 डेज जो लिमिट है उसके अंदर में अपील नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर रीजन देना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, in any appeal proceeding, who bears the onus to prove that the denial of a request for information was justified? तो जब हियरिंग चल रहा है तब पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर खुद को जस्टिफाई करेगा कि मैं क्यों एक्चुअली आरटीआई एप्लीकेंट का एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया, एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, वो तो खुद को जस्टिफाई करेगा ना। तो जस्टिफाई करने से, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में अपील गया है कि पीआईओ आरटीआई एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए रिफ्यूज किया, कि विद इन टाइम लिमिट में वो जवाब नहीं दे पाया, कि जो इंफॉर्मेशन दिया इनकम्प्लीट है, तो आपको तो जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली जो ओनर्स है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चला जाएगा ऑप्शन सी, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हु डिनाइड द रिक्वेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इंक्लूडिंग एक्सटेंशन विद इन व्हिच ए फास्ट अपील मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ? जब फास्ट अपील, यदि फास्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है तो वो कितना दिन के अंदर आपको जवाब देगा आरटीआई एप्लीकेंट को? वो बोला है मैक्सिमम, एक्चुअली स्टैंडर्ड है 30 डेज के अंदर जवाब देगा, मगर मैक्सिमम 45 डेज, एक्सटेंड होकर 45 डेज, मगर बियॉन्ड 30 डेज जाएगा तो अपीलेट अथॉरिटी को रीजन देना पड़ेगा किस वजह से एक्चुअली डिले हुआ। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स does the information commission not have under section 19(8) of the RTA Act? नॉट हैव वो बोला है, यहां पर देखिए इसको दिया है, रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपेंसेट द कंप्लेनेंट, ऑर्डर द इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इंपोज पेनाल्टीज प्रोवाइडिंग अंडर द एक्ट, रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू एनहांस ट्रेनिंग फॉर इट्स ऑफिशियल। सब कुछ है अंडर सेक्शन 19(8) में मैं डिस्कस कर चुका हूं, मगर ये नहीं है। ऑप्शन बी वो दिया है, इंफॉर्मेशन कमीशन नॉट हैव अंडर सेक्शन 19(8), ये ऑर्डर द इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, when a PIO public information officer has failed to furnish information within the specified time without reasonable cause, what is the daily penalty amount mandated by section 21 में बताया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ₹250 पर डे। ठीक है, वो विद इन टाइम एक्चुअली इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, और जब उसके अगेंस्ट में अपील गया वो भी खुद को प्रूव नहीं कर पाया, तो पेनल्टी लगेगा। जितना दिन डिले है पर डिले डे उसको ₹250 पेमेंट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम पेनल्टी है ₹25,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस डज द इंफॉर्मेशन कमीशन रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द पीआईओ? सेक्शन 22 में जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, यदि रिपीटेडली पीआईओ मिस्टेक करेगा, रिपीटेडली जानबूझकर वो आरटीआई एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहा है, एक नहीं बार बार ये कर रहा है, और बार बार इनकम्प्लीट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, और नोइंगली एक्चुअली वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कि वो जो इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट मांग रहा है बार बार उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये सब चीज केस में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो यहां पर जो 4 ऑप्शंस है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड was related to national security for a single instance of minor penalty, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If the PIO has persistently failed to receive applications or mala fidely denied, persistently, if the PIO has persistently failed to receive applications or mala fidely denied request, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, if a person does not receive a decision on their RTI application within the time specified in section 7(1), what is their immediate legal recourse? अंडर सेक्शन 19, यदि आप आरटीआई एप्लीकेंट को एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि वो जानता है कि मैं जो एप्लीकेशन दिया वो 30 डेज के अंदर मुझे जवाब मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, तो उसको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, प्रीफर एन अपील टू एन ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू द पीआईओ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
according to section 19(2), if an appeal is filed against an order to disclose third party information, within how many days must that third party file their appeal? वही 30 days. यदि थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया गया तो वो थर्ड पार्टी कितना दिन के अंदर वो फर्स्ट अपील करेगा? विद इन 30 days. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. Section 19(7) clarifies the legal weight of the Information Commission's decision. Which of the following is true? The decision is recommendatory only. The decision can be overruled by the head of the public authority. The decision must be ratified by the President of India. The decision is binding. The decision is binding क्योंकि जो भी डिसीजन इंफॉर्मेशन कमीशन लेगा तो मेनली वो द पब्लिक अथॉरिटी, इट इज बाइंडिंग फॉर द पब्लिक अथॉरिटी, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी फॉर द पब्लिक अथॉरिटी टू रिसीव, टू कंप्लाई. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 13. Under the second provision of the section 21, who bears the burden of proving that they acted reasonably and diligently? तो उसको तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो खुद को जस्टिफाई प्रूव करेगा, नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा. सेक्शन 20 तो पेनल्टी है. वो खुद को हियरिंग टाइम में, अपील जब हियरिंग होगा उस टाइम में वो खुद को जस्टिफाई करेगा कि इसी रीजन के वजह से मैं आरटीआई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, कि इसी रीजन के वजह से मैं टाइम लिमिट के अंदर जवाब नहीं दे पाया. ठीक है, तो यहां पर जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर बर्डन है और वो खुद को वहीं पर जस्टिफाई करेगा. यदि खुद को जस्टिफाई व प्रूव नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. What is the primary difference between the actions mentioned in section 21 and section 22? देखिए, सेक्शन 21 जो है फाइनेंशियल पेनल्टीज है. सेक्शन 22 यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिपीटेडली, परसिस्टेंटली वो फेल होता है, ओके, आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए, तो उसमें उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है. यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आप देख लीजिए. ठीक है. Question number 15. If a decision under appeal relates to information belonging to a third party, what is the Information Commission required to do under section 19(4)? थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है मीन्स इंफॉर्मेशन कमीशन सुनेगा थर्ड पार्टी को. इंफॉर्मेशन कमीशन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू थर्ड पार्टी टू हार्ड. ओके, द इंफॉर्मेशन कमीशन मस्ट हार्ड द थर्ड पार्टी. ये 19 सबसेक्शन 4 में. ओके, तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड टू दैट थर्ड पार्टी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. अंडर सेक्शन 19(9), जो सबसेक्शन 9, हु मस्ट द इंफॉर्मेशन कमीशन नोटिफाई रिगार्डिंग द फाइनल डिसीजन ऑन अपील. में बताया था जो फाइनल डिसीजन अपील के ऊपर लेगा कमीशन, वो उसको किसको नोटिफाई करेगा कि जो अपील के ऊपर जो वो डिसीजन लिया, जो सेकंड अपील किया गया कमीशन को, तो कमीशन अपील के ऊपर डिसीजन लिया, वो किसको किसको इन्फॉर्म करेगा? वो आप कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करेगा, पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द कंप्लेनेंट एंड द पब्लिक अथॉरिटी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. Under section 19(8)(b), what kind of compensation can the Information Commission require a public authority to pay? यदि सपोज कमीशन डिक्लेयर कर देता है कि रिवॉर्ड कंपेंसेशन टू द आरटीआई एप्लीकेंट, तो पब्लिक अथॉरिटी एक्चुअली वो जो डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है उसको बोल देता है तो किस चीज के ऊपर कंपेंसेशन दिया जाएगा, कि उसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि उसको जो लॉस हुआ है, क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के वजह से वो टाइमली उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिला और इसके वजह से उसको हार्मफुल इंपैक्ट पड़ा, कि उसको लॉस हुआ, तो वो लॉस को कंपेंसेट करेगा पब्लिक अथॉरिटी, वो डिपार्टमेंट का जो हेड है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. If a PIO believes
दे एक्टेड रीजनेबली एंड डिलीजेंटली डिस्पाइट ए डिले, व्हेन मस्ट दे प्रूव दिस टू द कमीशन। अच्छा, पीआईओ बोल रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन एक्चुअली टाइम लिमिट के अंदर नहीं दे पाया, डिले हो गया, तो वो खुद को जस्टिफाई करेगा। किस टाइम में करेगा? जब हियरिंग चलेगा, उसी हियरिंग टाइम में ही करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिफोर एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग द हियरिंग। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, what is the total extended time limit for PIO to provide a final reply if a third party is involved in the information request? यदि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है तो उसको कितना दिन के अंदर पीआईओ जवाब देगा? 40 डेज के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। वंस ए थर्ड पार्टी रिसीव्स ए नोटिस फ्रॉम द पीआईओ, हाउ मेनी डेज आर दे अलॉटेड टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर? तो थर्ड पार्टी को नोटिस मिला पीआईओ से कि आपके ऊपर जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है वो डिस्क्लोज होगा कि नहीं, तो वो कितना दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन देगा? विद इन 10 डेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेरा 6th पार्ट था। तो और एक पार्ट रहेगा, इसका लास्ट पार्ट रहेगा आरटीआई का। ठीक है, तो मैं क्लैरिफाई किया 2 रूल्स, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 एंड ऑल्सो 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया। तो नॉट ओनली आपको एमसीक्यू के लिए फायदा होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएगा भी इसी रिलेटेड में, सेक्शन 19 सेक्शन 20 के ऊपर आप आराम से जवाब दे सकते हो। तो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।